आइंदा रोज उन्होंने तगड़ा नाश्ता किया और फिर चल सो चल। आज सबका मूड बहुत अच्छा था। उन्होंने अपनी इस मुहिम को यादगार बनाने के लिए ढेरों तस्वीर बनाई। डॉक्टर रॉबर्टसन ने इन्हें खसूसी हिदायत करते हुए कहा, पेट्रोग्लिफ की शबीह की फ़ोटो बनाने से गुरेज करें तो ये हम सब के हक में अच्छा होगा। साना ताफ़ी वाली इस औरत की पुरस्कार गुमशुदगी का वाक़या हमारे इल्म में है। हम जितनी ज़्यादा एहतियात से काम लें उतने ही ज़्यादा महफूज रहेंगे। सब ने डॉक्टर की नसीहत पर अमल करने का यकीन दिलाया। हम इस वक्त 4000 फुट की बुलंदी पर हैं। डॉन ने अपने सेल फोन की एक खास ऐप का जायजा लेते हुए कहा, इस मुकाम पर हवा काफ़ी लतीफ़ हो सकती है जो कि इंसानी जहन पर दीवानगी तारी कर सकती है, क्योंकि आलूदगी भरी फिजा में सांस लेने वाला इंसान ऐसी हालिस हवा का आदी नहीं होता। लिहाजा हवा की ये लताफत इसकी सोच को मदहोश या फिर जुनून की तरफ ले जाती है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना हो। डॉन, तुम वहाँ हमें डराने की कोशिश कर रहे हो, लिली ने बेसाता कहा। तुम जिस कैफियत का जिक्र कर रहे हो वो 10,000 फीट की बुलंदी के बाद तारी हो सकती है। लिली, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, डॉक्टर रॉबर्टसन ने कहा, लेकिन आगे चलकर एक दूसरी मुश्किल हमें परेशान कर सकती है। कैसी मुश्किल? जेंडर ने पूछा। हम मुसलसल ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं, डॉक्टर रॉबर्टसन ने वजाहत करते हुए कहा। मजीद बुलंदी पर पहुंचकर हमें ऑक्सीजन की कमी का सामना हो सकता है और इस कमी को पानी की मदद से ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आज का सूर्य गुरूब होने से पहले हमें पानी के किसी जहीरे तक रसाई करना होगी। जेंडर ने गहरी संजीदगी से कहा, जैसा कि कोई आबी चश्मा या कोई आबशार वगैरह। जेंडर की बात 100% दुरुस्त है, डॉक्टर रॉबर्टसन ने कहा। हमारे पास पानी का स्टॉक धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्होंने अपनी रफ्तार में इजाफा कर दिया और कुछ ही देर बाद वो गार के दहाने तक पहुंच गए। साल की हाइकिंग के बाद डॉक्टर रॉबर्टसन को ये बात अच्छी तरह समझा दी गई थी कि इस किस्म की पहाड़ी गार के अंदर कहीं ना कहीं पानी का चश्मा जरूर मौजूद होता है। लिहाजा एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो गार के अंदर दाखिल हो गए। डॉक्टर रॉबर्टसन के पेशावराना तजर्बे के ऐन मुताबिक गार में थोड़े फासले पर पानी का एक चश्मा मौजूद था। वो एक के बाद एक इस चश्मे से अपने पानी के बैग्स भरने लगे। इस नए काम की शुरुआत डॉक्टर रॉबर्टसन ने की और अपना बैग भरने के बाद वो इस गार की कोई दीवार में बने एक शगाफ के पास जाकर खड़े हो गए। वाह! डॉक्टर के हलक से एक पुरमसरत आवाज़ खारिज हुई। तुम इस शगाफ से लगभग आधा मील आगे की सड़क को बआसानी देख सकते हो। ये एक बेहतरीन रसदगाह है। डॉक्टर ने गलत नहीं कहा था। गार की संगी दीवार के अंदर बने हुए इस शगाफ के तवस्सुत से दूर तक का नज़ारा किया जा सकता था। डॉक्टर अपना पानी वाला बैग भरने के बाद गार से बाहर निकल गया। इसके बाद लिली और डॉन ने अपने बैग भरे और सबसे आखिर में जेंडर की बारी आई, क्योंकि इस दौरान इसने पाक को भी संभाल रखा था। जब वो अपना बैग लेकर चश्मे के किनारे पर पहुंचा तो इसकी बाकी टीम के मेंबरान गार से बाहर निकल चुके थे। इसने पाक को जैसे ही जमीन पर रखा वो गार में इधर उधर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे अपनी मनपसंद जगह मिल गई हो। चश्मे का पानी ठंडा और खुशजायका था। अपना पानी वाला बैग भरते हुए इसने चश्मे के अंदर एक पेट्रोग्लिफ को तैरते हुए देखा। वो एक वैसा ही सांप था जो इससे कबल जेंडर एरिजोना वाले आतिफ फिशानी को ही सिलसिले में गारों में कई मरतबा देख चुका था। ऐसे पेट्रोग्लिफ आबी सांप अपने इलाके में गुस्सा आने वाले इंसानों को ले लेते हैं और फिर कभी इनका सुराग नहीं मिलता। जेंडर इस पेट्रोग्लिफ को बड़ी महवियत से देख रहा था। इसके तीनों साथी गार से बाहर बाहम गुफ्तगू में मसरूफ थे। इनकी आवाज़ जेंडर की समात तक रसाई हासिल कर रही थी। फिर यकायक खामोशी आ गई। गार के बैरूनी हिस्से में सन्नाटे का राज था। जेंडर को यह सब अजीब महसूस हुआ। इसने यही समझा कि इसके साथी आगे बढ़ गए हैं। वो पेट्रोग्लिफ से निगाह हटाकर जल्दी से पानी वाला बैग भरने में मसरूफ हो गया ताकि वो भी गार से बाहर अपनी टीम से जा मिले। इस दौरान में पाक मुसलसल इस गार के दहाने को तके जा रहा था। इसके दोनों कान किसी रेडार के एंटीना की मानद एकदम खड़े हो गए और मुतहरिक थे और इसका बदन खतरनाक अंदाज में कांपने लगा था, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे की आमद के बारे में सोचकर खौफजदा हो गया हो। जेंडर ने पाक को नॉर्मल करने के लिए इसके कानों के अकबी हिस्से पर खुजाया, मगर जेंडर की ये मोहब्बत भरी तरकीब किसी काम नहीं। वो हरासा नजर से मुसलसल गार के दहाने को देख रहा था। इसकी आंखों में वहशत और दहशत एक साथ जागुजी हो गई। ठीक है पाक, जेंडर ने इसकी पुश्त पर हाथ फेरते हुए, जब तुम इस गार में आए तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और अब तुम्हारी हालत पतली हो रही है, लगता है तुम यहाँ से जाना चाह रहे हो। वो दोबारा अपने पानी वाले बैग की जानिब मुतवज्जो होते होते वो बोला, बस मैं पानी ले लूँ फिर हम इस गार से निकल जाएंगे। बाहर हमारे साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस तशफ़ी ने पाक पर खुशगवार असरात मुरतब किए। इसने अपने कानों को 2-3 बार ऊपर नीचे हरकत दी और इसके साथ ही बदन पर तारी कभी भी जाती रही। वो अब बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। जेंडर ने अपने बैग को पानी से भरा, पाक को इसके मखसूस हैंगर में डालकर अपने बदन के साथ सेट किया और अपना बैग उठाकर बाहर निकल आया। बाहर दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। ये लोग कहाँ गायब हो गए? इसने दूर तक निगाह दौड़ाते हुए गैरत भरे लहजे में कलामी की। इतनी देर में वो मंजर से गायब कैसे हो गए? मेरी आंखें जहाँ तक अनका हाईवे को देख पा रही है वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम इन्हें आधा घंटा लग सकता है। इसने अपनी बेल्ट में लगे हुए रेडियो को निकाल लिया। इस सूरत हाल ने इसे हद दर्जा परेशान कर दिया था। आगे की जानिब देखते हुए इसने अपने रेडियो को ऑन किया और फिर वो अपने साथियों से मुखातिब होते हुए बोला, हेलो दोस्तों, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आखिर तुम लोग हो कहाँ? क्या तुमने मेरे बगैर ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है?
ہم نے یہ کوئی مہم ایک ساتھ شروع کی تھی. ہم ایک ساتھ مل کر اپنی منزل کی سمت بڑھنا چاہتے تھے. اگر تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا. پلیز جلدی جواب دو. دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا. زینڈر کی پریشانی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی. ان سب لوگوں نے شوہر رنگوں والے لباس ضبطن کیے ہوئے تھے. ان کے بیگز کے رنگ بھی دور سے نظر آ جانے والے تھے، لیکن یہاں دور اور نزدیک ان کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور اس راستے پر کوئی ایسی جگہ بھی نہیں تھی کہ جس کی اوٹ میں ہونے کے باعث وہ زینڈر کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے ہوں. وہ انکا ہائی وے کو کم از کم آدھے میل تک اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا تھا. ڈاکٹر روبرٹسن، زینڈر نے ریڈیو کے ذریعے ٹیم لیڈر کو پکارا. تم کہاں ہو؟ ایک بار پھر کوئی جواب نہیں آیا. اس نے اپنے ریڈیو کے والیوم کو آخری حد تک بڑھا دیا اور بار بار ڈاکٹر روبرٹسن کو پکارنے لگا. ریڈیو کے اسپیکر سے عجیب سی وحشتناک آوازیں ابھر رہی تھی، جیسے کسی خوفناک طوفان کا مہیب سا شور یا بدروحوں کے رونے اور قہقہ لگانے کی شیطانی آوازیں. یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی سرسراہٹ زینڈر کے رگوں پہ میں سنسنی دوڑا رہی تھی. یہ سب کچھ حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا. اب ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی. زینڈر نے ہمت نہیں ہاری اور اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے وہ مسلسل آگے بلندی کی طرف بڑھ رہا تھا. اس دوران وہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش میں لگاتار مصروف رہا، لیکن بدقسمتی سے اسے کوئی بھی اچھا یا برا جواب موصول نہیں ہو پا رہا تھا. پھر اسے ایک کام کی شے نظر آ گئی. وہ انسانی قدموں کے نشانات تھے جو گرد آلود ہائی وے سے کنارے کی طرف جا رہے تھے. سڑک کا وہ کنارہ جس کی دوسری جانب سینکڑوں فٹ گہرائی تھی جو نوکیلی چٹانوں سے بھری ہوئی تھی. اس منظر نے زینڈر کو گہری تشویش میں ڈال دیا. وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ان قدموں والے نشانات کا تعاقب کر کے ہائی وے کے کنارے کی سمت بڑھنے لگا. ان لمحات میں زینڈر کو اپنا ایک قدم من بر وزنی محسوس ہو رہا تھا. وہ سڑک کے کنارے پہنچا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے نیچے کھائی میں جھانکا. ابھی سورج غروب ہونے میں اچھا خاصا وقت باقی تھا، لہٰذا نیچے سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا. وہاں پر زینڈر کو اپنا کوئی بھی ساتھی زندہ یا مردہ کسی حالت میں نظر نہ آیا. مناسب روشنی کے باعث اسے دیکھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر وہی حیرت بھری صورتحال کے اس کوہی کھائی میں دور اور نزدیک کوئی زندہ یا مردہ انسان نہ تھا. نہ ان کے مہماتی بیگز اور نہ ہی کسی چٹان پر خون کے دبے نظر آ رہے تھے. یہ کس انسان کے قدموں کے نشانات ہیں جو ہائی وے سے کنارے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس نے پریشانی کے عالم میں سوال کیا. اور میرے ساتھی ڈاکٹر ڈان اور للی کہاں غائب ہو گئے؟ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے، نہ ہی ان کی آواز سنائی دے رہی ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی ریڈیو پر میری بات کا جواب دے رہا ہے. وہ ایک بار پھر قدموں کے نشانات پر غور کرنے لگا. وہ ایک سے زیادہ افراد کے قدموں کے حاکے تھے. تو کیا وہ تینوں ایک ساتھ ہی کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے؟ اس نے خود کلامی کی. یہ تو سراسر بیوقوفی ہے. انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ اس وقت ہیں کہاں؟ اس وقت زینڈر اس قدر خواص باختہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ در حقیقت ڈاکٹر ڈان اور للی اس سے بچھڑ گئے تھے یا انہوں نے زینڈر کو کھو دیا تھا. اس کی ذہنی کیفیت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی. ڈاکٹر روبرٹسن وہ حلق کی پوری قوت کے ساتھ ریڈیو کے مائک پر چلایا. ڈان، للی، زینڈر کی تشویش بھری آواز ایک پہاڑی چوٹی سے دوسری پہاڑی چوٹی تک باز گشت کی مانند گونج رہی تھی. وہ تینوں اینڈریز کے اس کوہستانی سلسلے میں کسی بھی حصے میں موجود ہوتے تو یہ پکار لازمی ان کی سماعت تک رسائی حاصل کر سکتی تھی، مگر ان کی جانب سے کسی بھی اچھے یا برے رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی. بساطا اس کے ذہن میں ایک ہولناک سوال ابھرا. کیا اینڈیز کے ان پہاڑوں میں بسنے والی بھوکی اور پیاسی پیٹروگلف کی بدروحوں نے میرے ساتھیوں کو لے لیا ہے؟ پاک بار بار اس غار کی سمت دیکھ رہا تھا جہاں سے ان لوگوں نے اپنے بیگز پانی سے بھرے تھے. زینڈر یہی سمجھا کہ وہ اسے کچھ سمجھانے یا کچھ دکھانے کا ارادہ رکھتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کی تلاش میں دوبارہ اس غار کے اندر داخل ہو گیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ تو پہلے ہی غار سے نکل چکے ہیں. یہ ایک طرح کا اتمام حجت تھا. زینڈر کی یہ کوشش بھی رائگاں گئی. وہ غار سے نکل آیا. اسے غار کے اندر اپنے ساتھیوں میں سے کسی کا نام و نشان یا کوئی سراغ وغیرہ نہ ملا. وہ ایک مرتبہ پھر اپنے ریڈیو کے ساتھ مصروف ہو گیا. یہ میں ہوں، وہ جنجلاہٹ بھرے لہجے میں اپنے مہم جو ساتھیوں سے مخاطب ہوا. زینڈر تھلے، تم لوگ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مگر اس بار بھی نتیجہ صفر کے برابر ہی برآمد ہوا. جب پاک بازیاب ہوا تو ڈاکٹر رابرسن نے انہیں ایک نصیحت کی. کچھ ایسی ہی ہدایات ڈاکٹر آسکر کوسٹا نے بھی دی تھی. ان دونوں سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے الفاظ زینڈر کی سماعت میں گونجنے لگے. جب کوئی ایسا پراسرار اور سمجھ میں نہ آنے والا واقعہ پیش آ جائے تو تم لوگوں نے گمشدہ ساتھیوں کو تلاش کرنے کا رسک نہیں لینا. تم لوگ واپس اپنے بیس کیمپ جاؤ اور مقامی لوگوں سے مدد کی درخواست کرو. یہ سب سے بڑھیا کام ہوگا جو تم کرو گے. لیکن اگر اس قسم کا کسی واقعے کے بعد تم لوگوں نے آگے کا سفر جاری رکھا تو بڑے بھیانک اور خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. تم خوراک، پانی، ادویات اور زندہ رہنے والی چیزوں سے بہت جلد محروم ہو جاؤ گے. تمہاری یہ سرکشی تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دے گی. زینڈر نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر وہ مدد کے لیے بیس کیمپ کی طرف گیا تو اس کے ساتھی اسے کسی طرح کا الزام نہیں دیں گے. یہ ٹیم لیڈر کی ہدایت کے عین مطابق ہوگا. اس کے اندر سے آواز ہے. زینڈر، تم اتنے بزدل ہو، اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کے بجائے بگوڑوں کی مانند راہ فرار اختیار کر رہے ہو. یہ بزدلی نہیں، عقل مندی ہے. اس نے اندر کی آواز کو اندر ہی دبا دیا. ہم واپس جا رہے ہیں پاک. اس نے کتے کی جانب دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا. اس سے بڑھیا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تم کیا کہتے ہو؟ پاک نے ایسی آواز نکالی جیسے وہ زینڈر کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں میں تم سے متفق ہوں. ان دونوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا. بلندی کی بنسبت پستی کی جانب سفر کرنا قدرے سہل محسوس ہوتا ہے، اس لیے زینڈر کی رفتار بھی اچھی خاصی تھی. وہ اپنی ٹیم کے افراد کی مدد کے لیے جلد از جلد بیس کیمپ پہنچنا چاہتا تھا. ان لمحات میں اس کا دماغ انواع و اقسام کی سوچوں کی ماجگا بنا ہوا تھا، جس میں سب سے خطرناک اور دل ہلا دینے والی سوچ یہ تھی
इस वापसी के सफर में डॉक्टर रॉबर्टसन, डॉन और लिली से मेरा सामना नहीं होगा और शायद अब जिंदगी में हमारी कभी मुलाकात ना हो। सूरज गरूब हो चुका था और आसमान पर इसकी जगह चांद ने ले ली थी। वो पूरी रातों का चांद था, इसलिए जेंडर को कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। वो मुसलसल बुलंदी से पस्ती की जानिब गामजन था और पाक इस काम सफर था। जेंडर गाहे बगाहे पीछे पलटकर भी देख लेता, जैसे इसे यकीन हो कि इसके साथ इसे कहीं दिखाई दे जाए, मगर इसकी यह ख्वाहिश एक मरतबा फिर पूरी ना हो सकी। हर बार इसे अपने ही अकब में बुलंदो बाला दो हैकल को सारी अस्तादा दिखाई देते, जो इसके यकीन को गुमान बल्कि खुशफहमी में बदलने पर कमर बस्ता नजर आते थे। वो उम्मीदों बहिम की मिली जुली कैफियत के बीचों बीच अपना सफर जारी रखे हुआ था। वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। सफर तो रह गया एक तरफ, लेकिन आराम और पेट पूजा भी अहम बल्कि बेहद जरूरी थी। लिहाजा इसने एक महफूज मुकाम पर पड़ाव डालने का फैसला किया। वो पाक की तरफ देखते हुए बोला, अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम भी करेंगे ताकि आगे का सफर के लिए ताज़ा दम हो जाए। पाक ने कुछ इस अंदाज में अपनी गर्दन को हरकत दी जैसे वो जेंडर के ख्याल से इत्तेफाक कर रहा हो। जेंडर ने अपना बैग खोलकर इसमें से स्लीपिंग बैग निकालकर इस जमीन पर बिछा दिया। उन्होंने खाना खाया, पानी पिया और आराम करने के घर से स्लीपिंग बैग में आ गए। पाक ने अपना सर जेंडर के पेट के साथ टिका रखा था और जेंडर पाक से इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो भी कोई इंसान ही हो। मेरी माँ भी अपने पालतू कुत्ते के साथ ऐसे ही गुफ्तगू किया करती। वो पाक की पीठ सहलाते हुए हाफनाक लहजे में बोला, शायद लोग अपने अकेलेपन और तन्हाई को दूर करने के लिए इस किस्म की हरकतें करते हैं। पाक, इस वक्त हम दोनों भी तो ऐसी कैफियत से गुजरे हैं। पाक से बातचीत के दौरान इसका ध्यान आपो आप डॉक्टर रॉबर्टसन, डॉन और लिली की तरफ चला गया। इनकी सूरतें जेंडर की निगाह में घूम रही थी, इसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने साथियों को हो चुका है। इन सिफाक एंडीज को ही सिलसिले ने इन्हें ले लिया है। तुम लोग जहां भी हो प्लीज ठीक रहना। वो चश्मे सफर से मुखातिब करते हुए बोला, तुम हर किसी मौत के मुंह में नहीं जाना और किसी हादसे का शिकार भी ना होना। इस फजूल सोच पर ताला लगाओ जेंडर, इसने खुद को सरजनिश की। क्या कोई हादसा मौत से बड़ा हो सकता है? इन्हें कुछ नहीं होगा। इनके पास खुराक, पानी और अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद है। वो लोग शायद रास्ता भटक गए हैं, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। इसने खुद को तसल्ली देने की भरपूर कोशिश की, मगर इससे इसकी अंदरूनी बेचैनी को करार नहीं आया। वो अपने अल्फाज के खोखलेपन से बखूबी आगाह था। दूसरों को धोखा देना बनिस्बत आसान होता है, मगर खुद को बहलाना नामुमकिन होता है। इन्हीं परेशान कुन ख्यालात से नबरद आजमाई के दौरान जाने कब इसकी आंख लग गई। रात के पिछले पहर एक तेज दार धमाके से जेंडर की आंख खुल गई। वो अजीबोगरीब बल्कि खौफनाक आवाज इसके रेडियो के स्पीकर से उभर रही थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और रेडियो के वॉल्यूम को फुल करने के बाद इसने अपनी समात को मज़कूरा आवाज पर लगा दिया। वहां से सिर्फ बरकी तूफान की ऐसी हेबतनाक आवाज उभर रही थी जो दिल पर वहशत तारी कर देती थी। इस सूरत हाल ने जेंडर को परेशानी में डाल दिया। पाक बेदार हो गया और हरासा नजरों से कभी रेडियो और कभी जेंडर को ताक रहा था। इसके कान एंटीना के मांझ खड़े हुए थे और वजूद भी हौले हौले कांप रहा था। वो पानी वाले गार के अंदर भी ऐसी ही कैफियत में मुतला हो गया था। हेलो, जब इस शोर में कुछ भी सुनाई ना दिया तो जेंडर ने चीज से मुशाबा आवाज में अपने साथियों को पुकारा, ये मैं हूँ जेंडर थैले, तुम लोग कहाँ हो? मुझे अपनी हैरियत से आगाह करो जल्दी। एक पुरशोर आवाज इसकी समाज से टकराई, इन पहाड़ों से दूर चले जाओ। जेंडर को लगा जैसे वो डॉक्टर रॉबर्टसन की आवाज हो। वो हलक की पूरी कोस से चिल्लाया, डॉक्टर मैंने तुम्हें सुन लिया है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। वो तसल्लियां में लहजे बोला, तुम लोग फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस चले जाओ। डॉक्टर रॉबर्टसन की खौफ में डूबी हुई इंतहाई शिकस्ता आवाज इसकी समाज तक पहुंची, हमारी हर तरफ सिर्फ मौत ही मौत है, एक भयानक और अजियतनाक मौत। भागो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके खुद को बचाने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों को इस मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जेंडर ने मजबूत लहजे में कहा, मुझे अपनी लोकेशन के बारे में बताओ और ये भी कि डॉन और लिली कैसे हैं। रेडियो के स्पीकर से उभरने वाली आवाज़ इतनी पुरशोर और गैर वाज़ेह थी कि इसे सही मानों में समझना मुमकिन नहीं था और फिर वो जैसी तैसी आवाज़ भी जाती रही। जेंडर के रेडियो की बैटरी इन्ना लिल्ला हो गई थी, या फिर रेडियो के सिस्टम में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया था, या फिर एंडीज के इस कोही सिलसिले में पाए जाने वाले बरकी मकनातीसी लहरों के जाल ने जेंडर के रेडियो के सिग्नल्स को जैम कर दिया था। वजह कोई भी रही हो, वो रेडियो अब किसी काम का ना रहा, कम से कम किसी से रब्ता करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इन लम्हात में जेंडर अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा था। हाइकिंग के असूल और दोनों सीनियर डॉक्टर्स की हदायत तो इसी बात का तकाजा कर रही थी कि इसे पहली ही फुर्सत में बेस कैंप की तरफ लौटना चाहिए, लेकिन इसका दिल इस बुजदली और बेवफाई पर आमादा नहीं हो पा रहा था। खास तौर पर डॉक्टर रॉबर्टसन की घबराई हुई आवाज सुन लेने के बाद तो वापसी का सवाल ही जाता रहता था। इन तीनों की सूरतें इसकी निगाह में घूम रही थी। इसने इन्हें बचाने का फैसला कर लिया। रेडियो पर डॉक्टर रॉबर्टसन की दहशतज़दा आवाज सुनकर जेंडर की भूख प्यास नींद कहीं गायब हो गई थी। लिहाजा वो रात और दिन की परवाह किए बगैर अपने साथियों को तलाश करने और इन्हें बचाने के लिए एंडीज की बुलंदियों की तरफ बढ़ने लगा। पाक हर अच्छे और बुरे वक्त में किसी जानिसार साथी के मानिंद इसके हमरा था। अगली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो उन्होंने 1 घंटे का रेस्ट किया। वो एक रोशन और कदरे गर्म दिन था। तेज और चमकदार धूप कोह दमन में दूर दूर तक फैली हुई थी। गाहे बगाहे परिंदों की चहचहाट की आवाजें भी आ रही थी। इन दोनों ने डटकर नाश्ता किया और दोबारा बुलंदी की तरफ चल पड़े। जेंडर का ये फैसला अगरचे हतरात से हाली नहीं था, मगर अपनों के बारे में जिस अंदाज में सोचता है इसमें 100 दोजियां का हिसाब रखना मुमकिन नहीं रहता। और जेंडर इस बात पर कामिल यकीन रखता था कि डर के आगे जीत और तारीकी के बाद रोशनी है। वो दोनों इस कोही गार से आगे बढ़ गए जहां से जेंडर और इसके साथियों ने अपने वाटर बैग में पानी भरा था। इसी मुकाम पर जेंडर इन लोगों से बिछड़ गया था। यहाँ से बुलंदी के सफर के दौरान थोड़ा आगे एक मोड़ आता था। ये लगभग
आधे मील का फासला होगा। जेंडर ने पाक की मैयत में ये फासला जल्दी तय कर लिया, लेकिन जब वो इस कोही मोड़ से आगे बढ़ा तो एक मंजर ने इसके दिमाग में जलजला बर्पा कर दिया। पहाड़ों की बुलंदी की तरफ जाने वाले इस अनका हाई वे पर कमोबेश चौथाई मील दूर जेंडर को कोई रंगीन शय पड़ी दिखाई दी। इसके हलक से एक चीख बरामद हुई। इस रंग बिरंगी शय को देखकर इसके जहन में अपने किसी साथी की लाश का ख्याल आया जिसने तेज और शोह रंगों वाला लिबास पहन रखा था। इसने अपने कदमों की पूरी तवानाई सर्फ करके मुस्कुरा शय की जानिब दौड़ लगा। जब वो इस रंगीन शय के करीब पहुंचा तो इसकी आंखों ने इसे मुहिम जों के इस्तेमाल का बैकपैक पाया। इस पैक का रंग शोख सब्ज और गुलाबी था। इसने सेकंड के 1000वें से पहचान लिया वो इसकी साथी लिली का बैग था। इसका दिल धक से रह गया क्योंकि लिली कहीं नजर नहीं आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो पैक किसी ने आसमान से सीधा नीचे फेंका हो और लिली जेंडर इससे आगे ना सोच सका। लिली और अपने दूसरे मुहिम जो साथियों के भयानक इंजाम ने इसके सोचने समझने की सलाहियत महफूज कर दी। डॉक्टर ऑस्कर को सन्नाटे, गहरी तवज्जो और संजीदगी से जेंडर की बीता सुनी। जेंडर लिली वाले पैक के मकाम से डॉक्टर कोस्टा के गांव बाका किस तरह पहुंचा इसे कुछ याद नहीं। बस वो आंधी और तूफान की तरह बुलंदी से पस्ती की जाने महव सफर रहा। इस दौरान इस पर एक जुनूनी कैफियत तारी रही, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुका था। डॉक्टर कोस्टा एक समझदार और बुर्दबार शख्स था। वो इस नौयत की सिचुएशन को हैंडल करना बखूबी जानता था। इसने जेंडर को बआसानी संभाल लिया। डॉक्टर कोस्टा ने मकामी लोगों की एक टीम बनाई और जेंडर के साथियों की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इन मकामी अफराद का ताल्लुक पुलिस से था जो इस किस्म की मुहिमात में रजाकाराना तौर पर काम करते थे। जेंडर और पाक की देखभाल का काम डॉक्टर कोस्टा ने अपने घरेलू मुलाजिम के सुपुर्द कर दिया। इस शख्स ने इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा हुआ था, लेकिन जेंडर को एक लम्हे का सुकून नसीब ना हुआ। इसका ध्यान मुसलसल अपने गुमशुदा साथियों में लगा हुआ था। खास तौर पर लिली का बैकपैक मिल जाने के बाद तो इसकी तशवीश बल्कि परेशानी सातवें आसमानों को छूने लगी थी। डॉक्टर कोस्टा की वापसी 4 रोज बाद हुई। जेंडर तवक्को कर रहा था कि इसके साथी भी अपने शोह रंगों के लिबास में मलबूस डॉक्टर के साथ होंगे, मगर डॉक्टर कोस्टा तने तनहा वापस आया। हमने इन पहाड़ों का चप्पा चप्पा देख डाला है, वो गहरी संजीदगी से जेंडर पर एटम बम गिराते हुए बोला, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिले। मगर इसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, हम लिली ट्रम्बल की लाश को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। सिपाही इसकी लाश मुर्दाखाना में ले गए हैं ताकि इसे तैयार किया जा सके। कल किसी वक्त लिली की लाश इसकी फैमिली तक पहुंचाने के लिए यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। आई एम सो सॉरी जेंडर, मैं जानता हूँ तुम लिली के बहुत करीब थे, लेकिन तुम्हें यह भी इस तरह मालूम था कि इस नौयत के जज्बाती सदमात को ही मुहिम जोई का हिस्सा है। इसके बाद कोस्टा बहुत कुछ कहता चला गया, लेकिन जेंडर सिर्फ लिली के बारे में सोच रहा था। वो चुलबुली से क्यूट सी लड़की कितने जोश और अज़्म के साथ इस मुहिम का हिस्सा बनी और अब इसकी लाश इसकी फैमिली तक पहुंचाई जाने वाली थी। लिली का ताल्लुक पेरो के इलाके लीमा से था। वो लीमा से जेंडर के साथ ही प्रवास करके एंडीज के इस कोहिस्तानी सिलसिले तक पहुंची थी। जब जेंडर लिली की लाश की शिनाख्त कर रहा था तो इसके कानों में एक मानूस सी आवाज़ दाखिल हुई, जेंडर तुम इनके कातिल और भूखे प्यासे पहाड़ों की खुशनुदी हासिल करने के लिए इनके कदमों में खाने पीने का सामान रख देते हो। वो इस आवाज़ को लाखों करोड़ों आवाज़ों में पहचान सकता था। वो इसकी दोस्त लिली ट्रम्बल की महसूस आवाज़। वो मजीद कह रही थी ताकि वो तुम्हें इसकी भीड़ के सदके माफ़ कर दे और तुम्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। इसकी मौत बुलंदी से गिरने के बायस वाक़ई हुई है। डॉक्टर कोस्टा का बयान जारी था, तुम्हें जिस मकाम से इसका पैक मिला था इसके ज़ीरी जानिब हज़ारों फुट गहराई एक खाई में से मेडिकल लीगल की रिपोर्ट के मुताबिक इस कोह पेमाई में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाती है और जिसके सबब लिली का खुद पर काबू नहीं रहा। इसलिए जब इसका तवाज़ुन बिगड़ा तो वो बुलंदी से हज़ारों फुट पस्ती में जा गिरी और वो भी ऐसे कि ऊपर हाईवे से इसकी लाश को देखा नहीं जा सकता था। लिली की मौत का सबब सामने आ गया है, लेकिन डॉन और डॉक्टर का क्या? जेंडर ने शिकायत भरी नज़र से डॉक्टर कोस्टा की तरफ देखा। मैंने रेडियो पर डॉक्टर रॉबर्टसन की जो आखिरी गैर वाज़ेह आवाज़ सुनी थी, इसमें वो बहुत घबराया हुआ था और हौस बहता लग रहा था। मैंने यही महसूस किया था जैसे जहन्नमी बलाएं इसके ताक़ुब में हो और इसे दूर और नज़दीक कोई जायपना दिखाई ना दे रही हो। डॉक्टर रॉबर्टसन की वो आवाज़ बेबसी, बेचारगी और खौफ ज़दगी का मुरक्का थी। तुम्हें समझने की कोशिश करना चाहिए जेंडर, डॉक्टर कोस्टा ने रसानियत भरे लहजे में कहा। ये बुलंदो बाला पहाड़ अपने वजूद में अनगिनत असरार और रमूज छुपाए बैठे हैं। लोगों को आमतौर पर इन राजों से आगाही हासिल नहीं है। बहुत से ऐसे सवालात भी हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। इसने अपना एक हाथ दोस्ताना अंदाज में जेंडर के शाने पर रखा और ठहरे हुए अंदाज में कहा, इन पहाड़ों का रुख करने वाले अफराद यहाँ पुरस्रारियत के ट्रांस में आ जाते हैं। वो नादीदा कुव्वत हमेशा इनके ताक़ुब में रहती है। अगर वह कुव्वत इधर किसी को ले ना ले तो यहाँ से जिंदा सलामत लौट कर जाने वालों का पूरी ज़िंदगी पीछा करते रहती है। तुम्हें सारी ज़िंदगी बहुत मुहताज रहना होगा। और इस्लामानी हैज़ अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर सनसनी हेज लहजे में इजाफा करते हुए बोला, कभी इस राज को हल करने की कोशिश नहीं करना। वो नादीदा पुरस्रार को हर लम्हा तुम्हारे साथ रहेगी। तुमने जब भी इसके राज को अफशां करने के बारे में सोचा, कोई भी भयानक और दिल दहला देने वाला नतीजा बरामद हो सकता है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? जेंडर ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया। इस दुनिया में हमें हर जानकारी के लिए इसकी कीमत अदा करना पड़ती है जेंडर, डॉक्टर कोस्टा ने अजीब से लहजे में कहा। बस इस नुक्ते को जहन नशी करने की जरूरत है। ओके। अपनी बात के इख्तिताम पर डॉक्टर कोस्टा ने ऐसी नज़र से जेंडर की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, आंख ओझल पहाड़ ओझल, ये हिकमत अमली सबसे ज़्यादा महफूज है। जेंडर ने एक बार फिर इस बात में गर्दन हिला दी।